Hello, good morning everyone. Welcome to online learning, all of you. So, today you will be learning about what is SAP. So, today's subject name is SAP. It's not SAP, it's SAP. Okay, so we'll be learning what is the SAP full form. So, SAP stands for S stands for system, A stands for application, and P stands for product in data process or processing. You can say that. So, it's a SAP का full form है ये. ओके। अगर आप देखोगे एसएपी को पहले हम लोग क्या बोलते थे, ये एसएपी का जो नाम है वो चेंज हो गया है, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, ये न्यू नेम है। पहले हम लोग क्या बोलते थे इसको, पहले हम लोग बोलते थे, पहले इट वाज स्टैंड्स फॉर सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट। अभी बात करते हैं कि एसएपी होता क्या है। इसको कभी भी सैप नहीं बुलाना है, इसको एसएपी ही बुलाना है। ओके। अभी व्हाट इज एसएपी, व्हाट डू यू मीन बाय एसएपी, क्या लगता है आपको एसएपी क्या होगा? So SAP is a ERP. It's a ERP. अभी ERP क्या है? ERP एक सिस्टम है, आप बोल सकते हो। ERP का फुल फॉर्म क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि फुल फॉर्म ऑफ ERP इज इंटरप्राइज रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। अभी यहाँ पे आप बोल सकते हो ERP मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बताया है, ERP मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा एक सिस्टम है जो आपको कॉमन बेस रखेगा। मुझे एक बेस चाहिए, वो बेस होगा, वो कॉमन बेस होगा, जहाँ पे आपका डेटा ऑटोमेटिक जनरेट होगा, अपने हिसाब से वो डिजाइन होगा, अपने हिसाब से आप फ्लेक्सिबल एंड डेटाबेस को ऑपरेट कर सकते हो। दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। सो एंटरप्राइज मीन्स कंपनी। एंटरप्राइज मतलब कंपनी। अभी बात करते हैं रिसोर्सेज क्या होता है। कंपनी में रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट रिसोर्सेज जो होता है दैट इज मैन पावर ऑफ द कंपनी। मैन पावर होते हैं, वो भी बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं। एंड बिजनेस में मशीन भी रिसोर्सेज होते हैं। तो बिजनेस में रिसोर्सेज मतलब, एंटरप्राइज मतलब कंपनी, दैट इज बिजनेस, यू कैन से एनी टाइप ऑफ बिजनेस। एंड रिसोर्सेज मतलब, रिसोर्सेज देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस, मैन पावर एंड मशीन। अभी बिजनेस में अभी प्लानिंग कैसे करोगे, एंटरप्राइज हो गया, रिसोर्सेज हो गया, नेक्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग आप बोल सकते हो ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि बिजनेस जो है दैट इज कंपनी, ये कंपनी में ये जो मैन पावर्स लगे हुए हैं या फिर ये जो मशीन्स लगी हुई है, इसका आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हो बिजनेस में, उसका आपको प्लानिंग करना है। अभी प्लानिंग कैसे करोगे मतलब आपको डिपार्टमेंट हैंडल करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल से यू हैव अ 7 मेंबर्स या फिर 7 एम्प्लॉइज इन योर कंपनी। अभी 7 एम्प्लॉइज में से सबको अपना अपना एक एक काम देना पड़ेगा, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अभी वहां पे मैं वो सातों को अगर मैं बोलती हूँ वो 7 जन है, वो सिर्फ ऑफिस में आके बैठेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, वो लोग को कुछ काम भी करना पड़ेगा ना। तो वो लोग का प्लानिंग करना है मुझे कि वो लोग आके क्या काम करेंगे, वो लोग का काम क्या रहेगा। दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपनी। उसको यूटिलाइज कैसे करना है मुझे रिसोर्सेज को। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जैसे कि अभी प्लानिंग अगर आप बोल सकते हो कि प्लानिंग नॉर्मली हम लोग दो टाइप से प्लानिंग करते हैं, एक यूटिलाइजेशन होता है और एक ऑप्टिमाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया कि यूटिलाइजेशन कैसे होता है, मशीन होता है, पावर्स होता है, तो ये सब यूटिलाइजेशन हो गया। अभी मैं ऑप्टिमाइजेशन कैसे करूँ, ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप बोल सकते हो कि आपके बिजनेस में आपको कॉस्ट कटिंग कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल से अगर आपके बिजनेस में 7 एम्प्लॉयज हैं और सातों जन सब लोग अपना अपना एक एक काम कर रहे हैं खुद का, सबको एक एक काम डिवाइड कर दिया, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए हैं। अभी आपको ये सोचना है कि ये जो 7 लोग मिलके जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस में है, ये क्या ये 7 लोगों का काम कोई 4 जन कर सकता है क्या? आपका 3 जन का कॉस्टिंग कम हो जाएगा, तो उसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो वो सब चीज का आपको प्लानिंग करना है, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कैसा एक स्टोरी लिया है मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल से एक कस्टमर है आपका, ये सेल्स डिपार्टमेंट है। अज्यूम करो एक बिजनेस लेके बैठी है, ये एंटरप्राइज है इनका खुद का, ये जो लेडी खड़ी है वो बॉस है। उनको फोन आता है एक कस्टमर का, ये कस्टमर है, इनको फोन आता है और ये बोलते हैं मुझे मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल से आई वांट अ लैपटॉप, डू यू हैव अ लैपटॉप कुछ। तो उन्होंने क्या बोला फोन पे, ओके ओके आई चेक एंड आई लेट यू नो। जो भी रहेगा मैं आपको चेक करके बताती हूँ, मुझे जस्ट अलाउ मी 10 मिनट्स फॉर दैट। ओके, उन्होंने फोन रख दी। मैडम ने क्या किया, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सेल्स टीम है।
तब ये मैडम क्या करेगी, ये जाएगी इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले को फोन करने के लिए, सर आपके पास लैपटॉप है क्या, मुझे एक कस्टमर का कॉल आया है, उनको नीड है। अगर आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ठीक है, आप कस्टमर को दे सकते हो, बट आपको पता चला प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, इट्स प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, आपको उन्होंने भी बोला मैं फोन करके बताता हूँ, इन्होंने बोला मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार मटेरियल में अवेलेबल है या नहीं, आपको जो फिनिश्ड गुड्स रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है या नहीं, वो हम लोग चेक करके बताते हो, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, ये होने के बाद आपको फोन करके बताऊंगा, उन्होंने बोला, ठीक है, तो वो आपको फोन करके बताएंगे। फोन करके उन्होंने आपको बताया कि हमारे इधर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो अभी आप क्या करोगे, अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो, अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको, आपने प्रोडक्ट नहीं है तो आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग करो, कि अगर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले के पास फिनिश गुड्स खत्म हो गया है तो आपने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो करता है ना उनके पास आप आए, पीपीडी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट में आप आए, और आने के बाद आपने क्या बोला उनको कि सर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में मैंने चेक किया था और वो अवेलेबल नहीं है, ये प्रोडक्ट्स जो हमको रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने बोला ओके फाइन, चलो ठीक है, मैं लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर दूंगा, ठीक है। अभी लैपटॉप बनाने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, लैपटॉप बना, बट ऑब्वियसली कोई भी चीज बनाना है आपको, फिनिश गुड्स बनाना है, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है। तो अभी इनको रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, ये जो पर्सन है इन्होंने इनको, ये मैडम इनको बोल के चली गई कि मेरे को प्रोड्यूस करके दे दो आप, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, ये सर ने ये चेक करने के लिए गए इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को, इन्होंने कॉल करके कंफर्म किया कि क्या आपके पास अवेलेबल है या नहीं, मुझे रॉ मटेरियल, मुझे लैपटॉप बनाना है, तो लैपटॉप बनवाने के लिए ये रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है वो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले को फोन करके कंफर्म करने का, कि क्या आपके पास रॉ मटेरियल मतलब अवेलेबल है। यहाँ पे वही बोला है, देखो प्रोडक्शन प्लानिंग टीम क्या करेगी, चेक करेगी, क्रॉस चेक इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के साथ, दैट देयर आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज देयर और नॉट। ओके, एक बार आपको पता चला कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उन्होंने आपको फोन पे बोल दिया नहीं सर, रॉ लैपटॉप के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा ना वो हमारे पास लैपटॉप उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो जब रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आपको वेंडर्स को बोलना पड़ेगा, दैट इज सप्लायर, सप्लायर को फोन करना पड़ेगा, सर लैपटॉप के लिए मुझे ये प्रोडक्ट्स के लिए ये रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, वेंडर्स को फोन करना पड़ेगा ना। तो प्रोडक्शन प्लानिंग वाला क्या करेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा वेंडर्स, फिर वो जो रॉ मटेरियल आपको आएगा आपके वेंडर से वो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहुंचाओगे। ये इमेज में क्या दिख रहा है आपको, ये इमेज को हम लोग बोलते हैं जहाँ पे एक्चुअली आपका प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट तो वो अलग डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ चेक करता है कि प्रोडक्शन हुआ है प्रॉपर, वर्कर्स बरोबर है या नहीं है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब हैंडल करता है। वो ये भी चेक करता है, और वो क्या करेगा, एक बार आपको रॉ मटेरियल पहुंचा गया, मतलब वेंडर्स ने आपको रॉ मटेरियल दे दिया, वो रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे पहुंचाना है जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज एक्चुअल प्रोडक्शन। उसको बोलते हैं शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन, जहाँ पे आपका एक्चुअली प्रोडक्शन चल रहा है, एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज फैक्ट्री आप बोल सकते हो। एक बार शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन में आपका प्रोड्यूस हो गया, लैपटॉप बन गया, तो आप ये लैपटॉप क्या करोगे, डायरेक्टली तो मैं कस्टमर को नहीं दे सकती क्योंकि कस्टमर को मैं नहीं जानती हूँ, सेल्स टीम जानता है। तो आप क्या करोगे, शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन वाला वो क्या करेगा, सेल्स टीम को डिलीवरी करेगा ये प्रोडक्ट। देखो डिलीवरी के लिए गाड़ी में बैठ गए हैं, सामान आप लोगों का जा रहा है, लैपटॉप बन गया है, सब जा रहा है। Once ready, the shop floor team send the goods to the sales team. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक गुड्स आपको वहां पे पहुंचाना है। अभी आपका गुड्स तो रेडी हो गया, अभी सेल्स टीम वाला कस्टमर को फोन करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में, ये जो है अभी बॉस यहाँ पे जो बैठा है, तो जो लेडी थी हो सकता है उनका मेन बॉस ये होगा, इन्होंने फोन करके बोला कि सर आपका लैपटॉप रेडी है, आप लेके जाओ। अभी इनका फेस देखो आप, क्या लगता है फेस देख के आपको, इनका फेस देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है। क्यों गुस्से में है वो गुस्से में इसके लिए है क्योंकि यू हैव टेकन सो मच टाइम। आपने बोला था आप 10 मिनट में कॉल फोन करके आप बताओगे लैपटॉप अवेलेबल है या नहीं, आपने कितना बड़ा प्रोसीजर किया। सेल्स टीम वाले ने इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को पूछा, बाद में पता चलता रॉ मटेरियल मतलब फिनिश गुड्स अवेलेबल नहीं है, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले के पास गए, सेल्स टीम उधर गया, प्रोड्यूस करो सर, वो बोला मैं चेक करके बताता हूँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। रॉ मटेरियल आएगा, वेंडर से मंगाया, मालूम पड़ा इन्वेंट्री वाले के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, आपने वेंडर से रॉ मटेरियल मंगाया। रॉ मटेरियल आने के बाद
आपको उसको शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन में भेजना पड़ेगा जहाँ पे आपका एक्चुअल प्रोडक्शन चल रहा है। वहां से होने के बाद आप सेल्स टीम में गुड्स पहुंचाओगे। तब तक डू यू थिंक कस्टमर वेट करेगा? बट ऑब्वियस नॉट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, कस्टमर वहां से भी ले सकता है ना। कस्टमर आपके पास से क्यों लेगा? कोई भी प्रोडक्शन अगर मतलब कस्टमर को है, कुछ भी सामान लेना है, अगर आप इतना टाइम ले लोगे तो कस्टमर आपसे क्यों खरीदेगा सामान? बट ऑब्वियसली कस्टमर नहीं खरीदेगा, उतना टाइम नहीं रुकता है कस्टमर, तो जिसमें आपका नुकसान वगैरह भी हो सकता है। Okay, let's take assume that customer is ready to take the goods, your laptop. मतलब इतना डिस्कशन होने के बाद भी कस्टमर इज रेडी टू टेक द लैपटॉप, जो उसने ऑर्डर दिया था वो रेडी है। अगर वो रेडी है आपका सामान लेने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिलीवरी कर देंगे। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ये लैपटॉप उसको डिलीवरी करना है। डिलीवरी करोगे तो क्या होगा? कस्टमर आपको पैसे देंगे। वो जो पैसा देगा उसको आप बोल सकते हो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास लेके जाएगा और अपडेट कराएगा कि मैंने ये प्रोडक्ट सेल किया था और इधर इधर से पेमेंट आया है इतना इतना। प्रोडक्शन वाला क्या करेगा? वो बताएगा कि हाँ मैंने इधर से रॉ मटेरियल खरीदा था वेंडर्स से, इसको पैसे देने बाकी है। तो वो लोग का इंटरनली पेमेंट वगैरह करना है, वो सब अपडेट करना पड़ेगा वहां पे। फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा फाइनेंस का काम हैंडल करता है। तो सेल्स से जो रेवेन्यू आया है जनरेट, वो उनको बताओ। प्रोडक्शन प्लानिंग वाला एक्सपेंसेस बताएगा उनको, तो वो सब वो लोग हैंडल करते हैं। फिर लास्ट में एक एचआर क्वेरी भी होती है, मतलब कुछ जो ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक किसी को, कोई भी डिपार्टमेंट वाले को कुछ क्वेरी है, प्रोडक्शन वाले को कुछ क्वेरी है, या इन्वेंट्री वाले को कुछ क्वेरी है, सेल्स टीम वाले को कुछ क्वेरी है। तो वो लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे? ह्यूमन रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहेगा वो लोग यहाँ पे आके डिस्कस करते हैं। ओके, समझा यहाँ तक? दैट इज प्रोसीजर जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। प्रोसीजर्स मैंने 1 2 3 करके भी यहाँ पे डाल के रखा हुआ है कि सेल्स मतलब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि कस्टमर पहले आपको फोन कर रहा है, तो सेल्स टीम का क्या काम है? इन्वेंट्री के पास जाना। फिर सेल्स टीम को पता चला नहीं इन्वेंट्री तो खत्म हो गया है, तो सेल्स टीम वाला क्या करेगा? थर्ड नंबर यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन प्लानिंग का, वो मैंने बताया। फिर प्रोडक्शन वाली इन्वेंट्री के पास जाके चेक करेगा कि मतलब प्रोडक्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। पता चला रॉ मटेरियल नहीं है, तो प्रोडक्शन वाली यहाँ पे फिफ्थ नंबर देखो, वेंडर्स में परचेस करेंगे हम लोग रॉ मटेरियल। एक बार रॉ मटेरियल आ गया तो प्रोडक्शन प्लानिंग वाले को मिल गया गुड्स रॉ मटेरियल, वो शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन में भेजेगा। फिर शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन वाला क्या करेगा? 7 नंबर सेल्स डिपार्टमेंट को भेजेगा। सेल्स वाला कस्टमर को देगा, 8 नंबर बताया यहाँ पे। जो भी जनरेट हुआ रहेगा रेवेन्यू वगैरह, वो सेल्स टीम वाला क्या करेगा? फाइनेंस को देगा, दैट इज 9th नंबर। फिर फाइनेंस वाला क्या करेगा? ह्यूमन रिसोर्सेज से डिस्कस करेगा, तो कुछ भी डिस्कशन वगैरह करना होगा ह्यूमन रिसोर्सेज से। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन वाले को कुछ डिस्कस करना है, सेल्स टीम को कुछ डिस्कस करना है, शॉप फ्लोर वाले को कुछ डिस्कस करना है, ह्यूमन रिलेटेड कुछ क्वेरी है, फाइनेंस वाले को कुछ डिस्कस करना है, तो वो लोग इंटरनली यहाँ पे एचआर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे 2 इमेज मैंने आपको दिखाया है। फर्स्ट इमेज में आपको क्या समझ रहा है और सेकेंड इमेज में आपको क्या समझ रहा है? टेक अ 2 minutes एंड जस्ट वॉच द पिक्चर। अगर आप फर्स्ट वाला इमेज देखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले इमेज में क्या हो रहा है? ये देखो येलो कलर का जो मार्कआउट किया हुआ है यहाँ पे, मतलब वो जो येलो कलर का मार्कआउट किया है दैट इज मेन पॉइंट। वो मेन पॉइंट से सब लोग कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल से घर पे वाईफाई लगाया हुआ है या बिल्डिंग में वाईफाई लगाया है। फॉर एग्जाम्पल से एक अपार्टमेंट है, वो अपार्टमेंट में वाईफाई लगाया हुआ है और सब घर वाले या फिर सब जो भी बिल्डिंग में रहते हैं वो सब लोग उसको यूज कर रहे हैं। ओके, सेकंड वाले में क्या हो रहा है? जैसे बिल्डिंग्स होती है या अपार्टमेंट होता है, अपार्टमेंट के अंदर भी मिनी मिनी ये सब होता है, विंग्स वगैरह होते हैं, ए विंग, बी विंग, सी विंग। फॉर एग्जांपल से एक विंग है, उसमें यहाँ पे चार चार अपार्टमेंट बोल सकते हो, छोटे छोटे विंग्स है यूनिट टाइप में, ए बी सी और डी। अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया? यहाँ पे हम लोग ने बिल्डिंग में वाईफाई नहीं लगाया है, हम लोग ने हर एक के विंग में वाईफाई लगाया है, ए बी सी डी और 4 वाईफाई लगाया है। कौन सा अच्छा है? आपको क्या लगता है? आपको मतलब आपके बिल्डिंग में अगर वाईफाई लगाना है, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर वाईफाई लगाना है तो कहाँ पे लगाओ? विंग में लगाओ या वहां पे एक साथ लगा दिया तो इजी रहेगा? अभी आप लोग तो वाईफाई की बात करेंगे तो आप लोग तो बट ऑब्वियस बोलोगे कि हर एक विंग में लगाएगा तो शायद ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्यादा नेटवर्क आएगा। यहाँ पे एक साथ सब लोग यूज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, अटक जाएगा। वो वाईफाई का बात था इसके लिए, बट हम लोग बिजनेस की अगर आप बात करो तो यहाँ पे ईआरपी को भी 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। ईआरपी हैज अ 2 क्लासिफिकेशन। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि आपने सेंटर पे लगाया है और सब लोग यूज कर रहे हैं।
सेकंड वाले को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, क्योंकि सबका अलग अलग है। तो जो चीज का अलग अलग यहाँ पे हर चीज अलग अलग हो रही है, दैट इज डिसेंट्रलाइज। वो ईआरपी का दो पार्ट है। यहाँ पे देखो, ईआरपी सिस्टम दैट इज इंटरप्राइज सिस्टम can be broadly classified as two system, that is decentralized system and centralized system, which is also called as ERP। आप centralized system को ERP बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि वो enterprise resources planning है। इंटरप्राइज मतलब इंटीग्रेटेड आप बोल सकते हो। नॉर्मली सबका अलग अलग होने से अच्छा एक इंटीग्रेटेड कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ। ओके, सो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो मैंने आई गेव यू द एग्जांपल, दैट कस्टमर आपको कॉल करेगा, फिर आप वहां पे जाके करोगे जो प्रोसीजर मैंने आपको जो बताया, इतना टाइम कस्टमर रुकेगा नहीं, तो आपका डिसेंट्रलाइज में नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया, बिकॉज प्रॉब्लम क्या आता है डिसेंट्रलाइज में। डिसेंट्रलाइज में प्रॉब्लम ये आता है कि डेटा आप मेंटेन जो करते हो वो लोकल लेवल पे मेंटेन करते हो। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा मेंटेन करता है। प्रोडक्शन प्लानिंग वाला अपना डेटा मेंटेन करेगा कि मेरे पास रॉ मटेरियल मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ वो मेंटेन करेगा। इन्वेंट्री वाला क्या मेंटेन करेगा, कितना रॉ मटेरियल मेरे पास है। सेल्स वाला क्या करेगा, उसे वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, उसने कितना सेल्स वगैरह किया है वो मेंटेन करेगा। शॉप फ्लोर वाला चेक करेगा कितना है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, कितना हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना वेस्टेज जा रहा है, वो सब होता है। मतलब हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है, हर एक वो लोग अपना अपना डेटा मेंटेन करके रखते हैं। दे डू नॉट हैव राइट्स टू एक्सेस द और चेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। यू कैन नॉट चेक। आप एक डेटा मतलब एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में आप चेक नहीं कर सकते हो। इसके लिए तो ईआरपी लाया है ना। ईआरपी को डेवलप क्यों किया? ईआरपी वाज डेवलप्ड ओनली फॉर द ऑटोमेशन ऑफ फ्रॉम द वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। मुझे कोई भी चीज ऑटोमेटिक मिल जानी चाहिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। अगर मुझे किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एक जगह से दूसरी जगह से आपको मिल जाना चाहिए। बट यहाँ पे तो डिसेंट्रलाइज में आपके पास एक्सेस करने का है ही नहीं। यू डोंट हैव द रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, मतलब रियल टाइम इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं। कस्टमर आपको फोन करके पूछेगा तो आपके पास तो है ही नहीं, आप क्या चेक करोगे? मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास राइट्स ही नहीं है तो आप कैसे चेक करके बताओगे कि आपके पास डेटा मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल है या अभी नहीं? तो उसके लिए आपके पास रियल टाइम एक्सेस होना चाहिए। रियल टाइम एक्सेस डिसेंट्रलाइज में नहीं होता है। नहीं होता है, उसकी वजह से आपको लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाता है और कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन भी हो जाता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। यू कैन से ये मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, हम लोग को जो डिपार्टमेंट का ये चाहिए ना, आजकल हर लोगों को मतलब हर डिपार्टमेंट का जरूरत पड़ता है। किसी ना किसी चीज के लिए हम लोग को रिक्वायर्ड होता ही है। एंड दिस प्रोसेस टेक सो मच टाइम, बिकॉज आजकल आप बोल सकते हो हर बिजनेस में अपना खुद का एक डिपार्टमेंट होता ही है। हर डिपार्टमेंट का एक एक इन्फॉर्मेशन हम लोग को, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबके पास होता है, वो हम लोग को शेयर करना पड़ता है विद अदर डिपार्टमेंट के साथ। इनका इन्फॉर्मेशन इनके साथ मतलब कुछ ना कुछ लिंक होता ही है। शेयर करना मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंशियल है। अभी इंटरनली डेटा तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा ना, प्रोडक्ट है या नहीं है, क्योंकि बनाने का मुझे मालूम पड़े, नहीं होगा तो बनाने का मालूम पड़े, ये सब पता हो जाना चाहिए। बार बार फोन करके थोड़ी हम लोग कंफर्म करेंगे आपसे कि प्रोडक्ट है या नहीं है। तो दिस इज द रीजन फॉर अडॉप्टिंग द ईआरपी। हम लोग क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? फॉर सिंप्लीफिकेशन यू कैन से। एंड ईआरपी इज अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यू कैन से, व्हिच वाज यूज्ड टू इंटीग्रेटेड के लिए यूज किया जाता है नॉर्मली, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। तो आप बोलोगे व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ईआरपी दैट पीपल आर यूजिंग इन टुडेज टाइम? ओके, सो लाइक, तो इसका आंसर आप ऐसा मतलब लाइक समझ में आ सकता है आपको। जैसा मेरा आई गिव यू द एग्जांपल, लाइक बिजनेस हैज वेरियस डिपार्टमेंट and this department has like exchange and sharing data, like lots of information they have। तो वो प्रोसीजर्स जो हो जाता है बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है वो सब चीजें। मुझे डेटा उससे हमारा लॉस भी हो जाएगा बिजनेस में, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा, वो तो अलग होगा। कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा अगर आप डिसेंट्रलाइज प्रोसेस लगने लगे तो। और क्या होगा, डेटा मेंटेनेंस का कॉस्ट आपका डबल जा रहा है। कैसे डबल जा रहा है? अगर फॉर एग्जांपल से कस्टमर ने सेल्स डिपार्टमेंट को फोन करके पूछा कि सर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, तो आपने क्या किया, अपने इन्वेंट्री वाले को पूछा सर आपके पास प्रोडक्ट है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं है मेरे पास प्रोडक्ट नहीं। मतलब इससे क्या मालूम पड़ा, इससे आपको ये मालूम पड़ा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला, सॉरी, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाला डेटा मेंटेन करके रख रहा है कि उनके पास कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब वर्किंग प्रोग्रेस कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, प्रोडक्शन कितना हुआ, वो खुद का डेटा मेंटेन करके रख रहा है।
अगर आपको पता चला नहीं इन्वेंट्री नहीं है, तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन प्लानिंग के पास जाएगा। मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग वाला भी स्टॉक मेंटेन करके रख रहा है कि उन्होंने कितना फिनिश गुड्स बनाया है, कितना क्या किया। मतलब एक ही चीज का दो जन इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखे हैं। इन्वेंट्री वाला भी इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है, ये भी मेंटेन कर रहा है। तो दोनों अपना अपना सेपरेटली इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जा रहा है मेरे बिजनेस में। डिसेंट्रलाइज में ये नुकसान है आपका। अगर फॉर एग्जांपल से कस्टमर ने आपको अचानक से कॉल करके बोला मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आपको पता चला रॉ मटेरियल वगैरह नहीं है, आपने रॉ मटेरियल मंगा लिया, वेंडर से मंगा लिया, बट आपने वो रॉ मटेरियल आने के बाद शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन में भेजा, बट वहां पे बनाने के लिए लेबर ही नहीं है, तब तक उतना टाइम थोड़ी कस्टमर रुकेगा। तो आपको अर्जेंट में किसी लेबर को हायर करना पड़ेगा। टेम्परेरी पर्पज के लिए किसी को भी हायर करो, मार्केट में जो भी रेट रहेगा उससे ज्यादा देना पड़ेगा, तो कस्टमर एम्प्लॉय तुम्हारे इधर ज्वाइन करेगा। तो एचआर की वजह, मतलब एचआर क्या हैंडल कर रहा है, एचआर बोलेगा लेबर कॉस्ट भी मेरा इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल से अगर नॉर्मली कोई एम्प्लॉय आपके इधर आ रहा है 1,000 रुपया पर डे ले रहा है, बट आप उसको अर्जेंसी में बुलाओगे तो हो सकता है ज्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इनको गरज है, तो 1,500 या 2,000 रुपया चार्ज करेगा। जिसकी वजह से आपका क्या होगा, क्योंकि ये अनप्लान्ड वर्क है, शेड्यूल पहले से थोड़ी पता था, ये अभी प्लान हुआ ना। तो कस्टमर का फोन आया तब पता चला आपको कि कब, मतलब मुझे प्रोड्यूस करना है लैपटॉप। तो उसकी वजह से आपको क्या हुआ, ये अनप्लान्ड सिचुएशन है, तो अलग से अचानक से तुमको लेबर को हायर करना पड़ेगा ज्यादा रेट में। तो उसके लिए तुमको हाँ, समझ में आया वो सब चीजें। ज्यादा में हायर करोगे तो क्या होगा, ज्यादा कॉस्टिंग वगैरह बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपको बोला है सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज में क्या होगा, देखो इमेज देख सकते हो आप, हर डेटा सेंटर पे है। जैसे आजकल ऑफिस में तो सेंट्रलाइज एसी लगती है, बीच में एक सेंटर पे एसी लगा दिया है, हर रूम में एसी एसी हो जाएगा। बैंक वगैरह में तो सेंट्रलाइज्ड ही है, बड़े बड़े ऑफिस में तो सेंट्रलाइज्ड ही होता है हर चीज, हर केबिन में थोड़ी लगाते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है, उससे फायदा ये होता है कि हम लोग का जो डेटा या लोकेशन वगैरह जो होता है वो एक सेंट्रल लेवल पे होता है। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि एक सेंट्रल लेवल पे है, तो हम लोग, बट ऑफ वैसा सेंट्रल लेवल पे है तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है ना, उसका इन्फॉर्मेशन किसी को भी मिल सकता है, कोई भी यूज कर सकता है वो। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम लेते तो क्या प्रॉब्लम होता, मतलब कुछ प्रॉब्लम होता भी या प्रॉपर है वो। देखो यहाँ पे एक सेल्स टीम है, उनको फोन आया कि मुझे ये ऑर्डर है, मतलब कस्टमर का फोन आता है। उन्होंने देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन कस्टमर अप्रोच द सेल्स टीम टू बाय अ प्रोडक्ट ऑन अ अर्जेंट बेसिस। तो सेल्स टीम वाला क्या करेगा, उसके पास अभी तो रियल टाइम एक्सेस है ना, अभी तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम यूज कर रहा है, तो दे हैव रियल टाइम एक्सेस इन्फॉर्मेशन। तो वो तुरंत सिस्टम में चेक करके बता देगी मैडम आपको, हाँ हाँ सर प्रोडक्ट अवेलेबल है मेरे पास। जैसे ही मतलब सेल्स टीम को तुरंत मतलब सेल्स टीम क्या कर सकता है, कस्टमर को तुरंत या ऑन टाइम पे हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा, मेरा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा, तो वो सब प्रॉपर चीजें हो जाएंगी। तो वो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, सेंट्रलाइज सिस्टम में ये होता है। मतलब ये सब चीजें हो गया। प्रोडक्शन प्लानिंग वाला क्या करेगा, वो भी चेक कर लेगा इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का सिस्टम, क्योंकि इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले ने अपडेट करके रखा होगा ना कि उसके पास इन्वेंट्री माल है या नहीं है। डेटा आपको सेंट्रलाइज प्रोसेस पे हर चीज अपडेट करनी है, जिससे प्रोडक्शन वाले को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई इसके पास ये रॉ मटेरियल खत्म हो गए, काम करते वेंडर से मंगा लेते और प्रोडक्शन वगैरह सब करवा लेते। तो वो सब देख के आपको पता चल जाएगा। आप प्लानिंग वगैरह वो लोग क्या कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है नहीं है, सेंट्रल बेस के सिस्टम से हम लोग वो सब चेक कर सकते हैं, जो ये इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले ने ऑटोमेटिक अपडेट करके रखा है सेंट्रलाइज सिस्टम के हिसाब से। शॉप फ्लोर वाला भी चेक कर, हम लोग शॉप फ्लोर वाले में भी चेक कर सकते हैं ना, मैन पावर वगैरह प्रॉपर है या नहीं, रेगुलेटरी सिस्टम से काम कर रहे हैं या नहीं है। लोग भी ये हैंडल करेंगे ना, यहाँ पे शॉप फ्लोर वाले भी क्या करेंगे, वो लोग अपडेट कर देंगे कि हमारे पास इतने मैन पावर्स हैं, रेगुलर बेसिस पे इतने आते हैं, डेटाबेस में आपने सेंट्रलाइज सिस्टम के हिसाब से उसको अपडेट कर दिया। तो अगर एक बार आपने उसको अपडेट कर दिया तो आपको पता चल जाएगा, अगर एचआर वाले को पता चल गया कि यहाँ पे अगर मेंबर्स नहीं है या फिर लेबर्स नहीं है, तो वो लोग को इंटरव्यू लेके हायर करने का मालूम पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये लोग ने, ये एचआर डिपार्टमेंट है, उन्होंने लेबर को हायर कर दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो हम लोग को जो मार्केट प्राइस में ज्यादा देना पड़ रहा था, जो अनप्लान्ड वर्क था, ये प्लान्ड वर्क में आ जाएगा ना। आप सेंट्रलाइज सिस्टम में आप चेक कर सकते हो, अब डेटा ऑलरेडी अपडेटेड है, वो आप चेक कर सकते हो कि ऑलरेडी मतलब आपके पास लेबर है या नहीं, मैन पावर है या नहीं है। मैन फोर्स नहीं है तो तुरंत करो, नॉर्मल प्राइस में आप कर सकते हो, सुटेबल प्राइस में आप उसको हायर कर सकते हो, तो लेबर कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। समझा। फिर यहाँ पे क्या होगा, जो भी है ह्यूमन रिसोर्स से क्वेरी है या फिर कोई भी है वेंडर्स वगैरह का कोई भी है इंफॉर्मेशन, तो सेंट्रलाइज इंटरप्राइज सिस्टम जो होता है वहाँ पे आप मतलब वो लोग अपडेट करके रखते हैं ना
तो वहाँ पे हम लोग इनवॉइस वगैरह भी अपडेट कर देंगे, तो जिससे रॉ मटेरियल का पेमेंट करना है हम लोग को, जो परचेस किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला उसको पेमेंट भी कर देगा, वो तुरंत वहां से पेमेंट भी हो जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से। रेवेन्यू जनरेट हुआ तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को आप दे दीजिए। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में इस तरह से काम होता है। सेंट्रलाइज यहाँ पे देखो मैंने फोटो बताया है, ये सेंट्रलाइज मतलब यहाँ पे बताया है, यहाँ पे हर एक चीज अपना अपना जो भी हो रहा है वो आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। अपडेट मतलब क्या अपडेट करोगे आप, जैसे कि सेल्स टीम वाले को अगर रिक्वायर्ड है, मतलब अगर कस्टमर का फोन आता है, मैं एक ईआरपी दे दिया है ना हम लोग को, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड करके एक ईआरपी है, वो ईआरपी दे दिया है, आप चेक करके देख लो इन्वेंट्री है या नहीं है, फाइनेंस वाले का क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉपर है, वो लोग भी अपना अपना इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं ना, फाइनेंस वाला भी चेक करेगा कि रॉ मटेरियल उन्होंने अपडेट किया है या नहीं, वेंडर्स वालों ने, वो आपको पता चलेगा। तो ये सब, ये डेटा इंटरकनेक्टेड होता है विद ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के साथ, तो जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कस्टमर डिलाइट हो जाएंगे, वो सब चीजें आपको हो जाएगी। तो ये हम लोग का था सेंट्रलाइज सिस्टम। ओके, तो ये हम लोग जो सेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहे थे, दैट इज एसएपी। एसएपी जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एसएपी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। एसएपी का जो सॉफ्टवेयर है या फिर ये जो सिस्टम है मोस्ट पॉपुलर है यहाँ पे, ईआरपी सॉफ्टवेयर में मोस्ट पॉपुलर है आप बोल सकते हो। ठीक है, सो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ईआरपी का, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हमारे पास है ना यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल है ईआरपी के। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगे तो दैट इज ओरेकल। अभी ये जो ओरेकल फाइनेंस करके, मतलब ओरेकल फाइनेंस करके ईआरपी है, अभी ये सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है। अगर मैंने ये भी सेंट्रलाइज्ड है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मतलब सेंट्रलाइज मतलब क्या, अभी मुझे तो ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो इंटीग्रेटेड हो, जो हर डिपार्टमेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे, हर डिपार्टमेंट हो वहाँ पे। बट अगर आप ओरेकल सॉफ्टवेयर लेते हो या ओरेकल फाइनेंस सॉफ्टवेयर लेते हो तो वो सिर्फ फाइनेंस डेटा बताएगा आपको। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा, और अगर आपको परचेस डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको दूसरा सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। दूसरा ईआरपी क्या है, ओरेकल पीपल सॉफ्ट, एक पीपल सॉफ्ट करके है, जो आपको सिर्फ पीपल सॉफ्ट नाम से ही पीपल बोला है, तो वो एचआर डिपार्टमेंट की बात चल रही है, ये सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है। वो भी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे तो इंटीग्रेटेड चाहिए जो हर डिपार्टमेंट हैंडल हो सके, हर डिपार्टमेंट का होना चाहिए। नेक्स्ट अभी यहाँ पे बोला है बैन। अभी बैन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या काम आएगा, वो परचेज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए काम आ रहा है। मतलब प्रोडक्शन हो, वो प्रोडक्शन या फिर परचेज डिपार्टमेंट में क्या है, उन लोग के लिए है ये, तो मुझे वो भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे आपको बोला है ओरेकल जेडी एडवर्स करके है। अभी जो जेडी एडवर्स करके है वो आपको क्या कर रहा है, वो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है। ओनली सेल्स डिपार्टमेंट वो बताएगा, मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना सेल्स किया आपने, वो सब आपको मालूम पड़ेगा। तो ये चारों मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग इंडिविजुअल लेवल पे ये लोग अपना अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, एक ऐसा ईआरपी चाहिए जो ये चारों चीजें, ये पांचों चीजें जो भी है, ये सब मुझे एक साथ चाहिए, दैट इज इंटीग्रेटेड, मुझे एक साथ चाहिए। तो वो एक साथ के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर या ईआरपी लेना पड़ेगा, दैट इज एसएपी। अभी एसएपी में क्या क्या है, एसएपी में आपको बताया है, दैट इज फाइनेंस, कंट्रोलिंग, ये सब उसका शॉर्ट है। एफआई इज फाइनेंस, सीओ इज कंट्रोलिंग, एसडी इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एमएम इज मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लांट एंड मेंटेनेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ये सब इसके फंक्शंस है, मॉड्यूल्स आप बोल सकते हो कि सबका एक एक अपना मॉड्यूल्स है, खुद का एक एक मॉड्यूल्स होता है। ओके, अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अभी आपने एफआई तो सुना होगा, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में है। सीओ इज कंट्रोलिंग है, तो ये जो एफआई है फाइनेंसिंग अकाउंटिंग के बारे में है, सीओ कंट्रोलिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में है। तो इन दोनों को अगर इंटीग्रेट करोगे, ये दोनों का खुद का एक एक है, फाइनेंस अलग है, कंट्रोलिंग पार्ट अलग हो जाता है। ओके, इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो फिर को मॉड्यूल बन जाएगा, सबका एक अपना अपना मॉड्यूल होता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है एसएपी का जर्नी। अभी हम लोग ने देख तो लिया एसएपी ईआरपी क्या होता है, क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज है, वो सब हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट आता है एसएपी का जर्नी। अभी नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज एसएपी का जर्नी। ओके, हम लोग देखते हैं एसएपी का जर्नी मतलब क्या, मतलब एसएपी आया कहाँ से, किसको लगा एसएपी लाना चाहिए, ये ईआरपी लाना चाहिए, किसको लगा। तो एक आईबीएम करके एक कंपनी है, ये जो आईबीएम करके जो कंपनी है, इन द ईयर 1972, ये कंपनी के 5 लोग, अब ये 5 लोग दिख रहे हैं आपको, ये जो 5 लोग है इसका नाम मैंने यहाँ पे एक एक का नाम बताया है। क्लैश करके है, हंस वर्नर करके है, थर्ड जो है वो डाइटमार हॉप करके है,
हैसो प्लेटनर करके है, एंड फिफ्थ वन इज क्लैश अगेन। ओके, ये 5 लोग हैं। इन लोगों को लगा, मतलब ये आईबीएम करके जो कंपनी है उस पे वर्किंग है वो लोग, ठीक है, वो लोग ये कंपनी में वर्किंग है। इन द ईयर 1972 इनको लगा कि हम लोग को एक ऐसा ईआरपी बनाना चाहिए जो इंटीग्रेटेड हो, सब लोगों के लिए हो। तो ये लोग ने ईआरपी ऐसा बनाया। ये लोग ने एक नया कंपनी क्रिएट किया, दैट इज कंपनी नेम इज एसएपी एजी कंपनी। अभी आप बोलोगे एसीपी एजी कंपनी क्या है? अभी एसएपी तो सुना था, ये एजी क्या है? जैसे इंडिया में, मतलब ये जो, मतलब ओके फाइन, जैसे इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड होता है, पब्लिक लिमिटेड होता है, जैसे लिमिटेड वर्ड होता है, वैसे वो लोग ने वहां पे आउटसाइड कंट्री है ना, ये आईबीएम यहाँ की कंट्री नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, ये इंडिया की नहीं है, बाहर की है। तो वो लोग ने एजी करके बनाया, मतलब एजी करके ये लोग ने यहाँ पे बनाया। अभी ये है कहाँ पे? ये है वॉल्ड्रॉफ सिटी इन जर्मनी। ओके, सो वॉल्ड्रॉफ सिटी इन जर्मनी में ये लोग ने एसएपी एजी करके ये लोग ने कंपनी को के बनाया है। ये लोग ने, देखते हैं अभी ये एसएपी एजी कंपनी क्या, अभी ये जो वॉल्ड्रॉफ सिटी इन जर्मनी में जो है, ये 5 लोगों ने, अभी ये लोग कुछ तो प्लान, मतलब सोच रहे हैं लोग, ये 5 लोग कुछ तो सोच रहे हैं, हम लोग को एक ऐसा बनना। ये लोग क्या सोच रहे हैं? ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग को है ना एक ऐसा ईआरपी पैकेज बनाना है जो वर्ल्ड वाइड हो। अभी हम लोग को तो हमारे हिसाब से एसएपी लाना चाहिए था, वो 5 लोगों ने ऐसा सोचा और वो एसएपी लेके आए। एसएपी एजी करके इन्होंने कंपनी को भी खड़ा कर दिया। बट नाउ दे आर थिंकिंग दे वांट टू मेक अ ईआरपी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी वर्ल्ड वाइड। मतलब ये लोग ग्लोबली बनाना चाहते हैं ये। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, यू हैव टू प्लान फॉर इट। तो लोगों ने प्लानिंग चालू किया। अभी वो कंपनी के लोगों ने क्या किया, वो अपने एम्प्लॉय को लोग ने भेजा। भी क्या होता है, एसएपी एजी का जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, वो हर कंपनी में विजिट करेगा, क्योंकि अभी मुझे ये वर्ल्ड वाइड बनाना है ना। अगर आपको ये वर्ल्ड वाइड बनाना है तो आपको क्या करना होगा, ये कंपनी, आप हर एक कंपनी में विजिट करना होगा, क्योंकि सब कंपनी के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल से ये जो एम्प्लॉय है ये कंपनी में जा रहा है, फिर उसके बाद हो सकता है एक स्मॉल कंपनी में वो जा रहा है, उसके बाद एक स्मॉलेस्ट कंपनी में वो जा रहा है, बिग कंपनी में वो जा रहा है, वो हर कंपनी में जा रहा है, और जाके क्या कर रहा है, वो जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, नोट डाउन करके रख रहा है। क्या नोट डाउन कर रहा है? वो ये नोट डाउन कर रहा है कि आपको एसएपी अगर कंपनी रिक्वायर्ड है, एसएपी का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, तो उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस आपको चाहिए, कौन से मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड है, या कौन से कमांड, या फिर आप बोल सकते हैं कौन से कोड आपको रिक्वायर्ड होते हैं। लेट्स सी एग्जांपल देते हैं यहाँ पे कि कंपनी में जाके पूछता क्या है। तो ये जो कंपनी का पर्सन है, ये कंपनी में जाता, मतलब ये जो एम्प्लॉय है ये हर कंपनी में जाता है, ये पूछता क्या है, ये पूछता है व्हाट आर द फील्ड रिक्वायरमेंट फॉर द कस्टमर क्रिएशन। अगर आपकी कंपनी में कोई कस्टमर आता है तो आप क्या पूछते हो उनको, आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कस्टमर को क्या पूछते हो आप? हम लोग एक कंपनी वाले ने बोला हम लोग के इधर कस्टमर आएगा तो हम तो उनका नाम पूछते हैं, उनका एड्रेस वगैरह पूछते हैं और वो नोट डाउन करके रखते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया, वो एम्प्लॉय ने अपनी वो कंपनी का नाम लिखा, वो कंपनी का इन्फॉर्मेशन जो जो रिक्वायर्ड था वो सब उन्होंने नोट डाउन करके रखा। वो सेकंड कंपनी में विजिट किया उन्होंने, उन्होंने बोला बड़ी कंपनी में गया है वो, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हम लोग कस्टमर का नेम रिक्वायर्ड है, हम लोग को एड्रेस रिक्वायर्ड है, पेमेंट टर्म्स रिक्वायर्ड है, एंड कस्टमर का पैन नंबर रिक्वायर्ड है। नेम एड्रेस तो समझ में आया, पेमेंट टर्म्स क्यों रिक्वायर्ड है सर आपको, क्या? नहीं नहीं, पेमेंट टर्म्स मतलब क्या, वो जो एडवांस अगर देते हैं ना, हमारे इधर कस्टमर ज्यादा एडवांस देके जाते हैं, तो वो जो एडवांस दिया है उनका हम लोग को मेंटेनेंस करना होता है, रिकॉर्डिंग वगैरह करके रखना होता है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो वो पेमेंट का टर्म्स हो गए। ओके, तो थर्ड कंपनी में गए, उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं हम लोग को तो पैन कार्ड वगैरह का रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग को सिर्फ नेम, एड्रेस एंड पेमेंट टर्म्स का रिक्वायर्ड है, हम लोग को ये 3 चीज का रिक्वायर्ड है। तो ये सब जो भी है इन्फॉर्मेशन, वो लोग ने क्या किया, ये तीनों का इन्फॉर्मेशन उन लोग ने कलेक्ट किया और उन्होंने नोट डाउन किया। ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो उन्होंने नोट डाउन करके रखे हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये अभी हमको क्या करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है इसको मुझे शिफ्ट करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट किया है ना हर कंपनी से, इसको मुझे ट्रांसफर करना है। और ये मुझे ट्रांसफर करने के लिए मुझे एसएपी ईआरपी बनेगा। अगर मैं ट्रांसफर करती हूँ ये डेटा तो मुझे मिलेगा एसएपी ईआरपी। अभी मेरे पास सब डेटा अवेलेबल है, मेरे को जो जो रिक्वायरमेंट है एसएपी ईआरपी के लिए, जो जो रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मुझे क्या होगा, एम्प्लॉय के जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो सब अभी मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम मतलब क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसे ट्रांसफर करूँ, ये जो इंफॉर्मेशन है ये मुझे इसमें डालूंगी तब ईआरपी बनेगा, बट डालू कैसे? प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मेरे को दो प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा,
और एक डेटाबेस का प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा और एक डेटाबेस का प्रॉब्लम आएगा। ओके, मतलब कौन सा लैंग्वेज डालेंगे, कौन सा डेटाबेस रहेगा, वो मुझे देखना है। लेट्स देखते हैं यहाँ पे ये कंपनी वाले ने क्या किया। अभी कंपनी वाले के पास डेटा तो अवेलेबल है, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट है मुझे एसएपी ईआरपी के लिए वो सब डेटा अवेलेबल है अभी मेरे पास। अभी मुझे लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद मुझको डेटाबेस चाहिए, मैं कौन से लैंग्वेज में ट्रांसफर करूँ, कौन से डेटाबेस में ट्रांसफर करूँ, वो मुझे जानना है। तब जाके मेरा एसएपी ईआरपी बनेगा। तो अभी ये डायरेक्टली तो नहीं बन सकता। अभी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे ना मीटिंग बुलानी पड़ेगी, एक कंपनी की एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मीटिंग बुलाने के बाद वहां पे एक फाइनलाइज हो गया कि मेरे को कौन सा लैंग्वेज चाहिए। तो फाइनलाइज क्या हुआ? फाइनलाइज ये हुआ कि हम लोग को एक लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज ये लोग ने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज अबैप लैंग्वेज। अबैप लैंग्वेज, ABAP लैंग्वेज का नाम है। अभी आप बोलोगे ये कौन सा लैंग्वेज? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, वो सब तो मैंने सुना था। ये अबैप लैंग्वेज क्या है? ये सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज है। अगर आपको जो डेटा है आपने जो कलेक्ट किया है और ये डेटा आपको अगर ट्रांसफर करना है तब जाके ईआरपी पैकेज बनेगा ना। तो ये अबैप लैंग्वेज क्या है देखते हैं, इसका फुल फॉर्म देखते हैं पहले हम लोग। अबैप लैंग्वेज है क्या? तो अबैप लैंग्वेज मीन्स A stands for advanced, B stands for business, A stands for application and P stands for programming। बट ये जो लैंग्वेज है ये बैकएंड टीम को काम आता है, मतलब ये बैकएंड यूजर्स जो होते हैं एसएपी के सिस्टम के लिए वो लोग के काम का है, अपने काम का नहीं है। मतलब जो डेटा प्रोसेसिंग वगैरह करना है वो लोगों के लिए है। तो क्या आप बोलोगे लैंग्वेज हम लोग को सीखना पड़ेगा क्या? नहीं, ये हमारे काम का नहीं है। हम लोगों को तो नॉर्मल इंग्लिश जो वो लोग पूछेंगे, जो जो कोड्स वगैरह रहेगा, टी कोड्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, वो सब रिक्वायर्ड होता है, तो वो सब आपको ध्यान रखना होगा। अभी ये कंपनी वाले ने क्या किया? ये डेटा ये लोग ने पुटअप कर लिया। ये लोग का रिक्वायरमेंट तो था ही, ये सब डेटा मुझे ग्लोबली चाहिए था। ये लोग को लैंग्वेज भी मिल गया। अभी कौन सा लैंग्वेज? अबैप लैंग्वेज मिल गया। लैंग्वेज मिल गया, डेटाबेस मालूम पड़ गया, बेस क्रिएट हो गया एक आपका। तो एक बार आपको डेटाबेस क्रिएट हो गया, आपने ईआरपी पैकेज बना लिया। अभी आपने जो बनाया दैट इज ग्लोबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया। एसएपी का जो ईआरपी आपने बनाया है वो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने बनाया है। ओके, सो एक बार आपका एसएपी ईआरपी पैकेज बन जाता है, अभी ग्लोबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। बट अभी ये मतलब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये जो ईआरपी पैकेज बन जाने के बाद क्या अभी हम लोग डायरेक्टली ये पैकेज बेचना स्टार्ट करें, लोग ले लेंगे क्या? ये पैकेज हम लोग ने अभी तक सिर्फ बनाया है। अभी ये कैसा होता है, यहाँ पे एसएपी की ये कंसल्टेंसीज होती है। अभी वो लोग क्या करेंगे, मतलब वो लोग ऐसा शिफ्ट करते, देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा। अभी देखो ये एसएपी तो बन गया है, अभी एसएपी में ये हो सकता है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, ये सब यहाँ पे आपको बताया है। ये सब डिपार्टमेंट्स के लिए आपने एसएपी क्रिएट कर लिया, मतलब ये कंपनी ने एसएपी का प्रॉपर ईआरपी पैकेज प्रॉपर बना लिया है। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि SAP ER3, SAP R/3 बोला है, क्लाइंट सर्वर अबैप 4 बोला है। अभी SAP का जो R3 है, अभी R3 जो है, R3 इज रियल टाइम एक्सेस। ओके, रियल टाइम एक्सेस इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बोला था जो रिक्वायर्ड है वही चाहिए। और 3 मतलब क्या? 3 मतलब ये लोग ने 3 टाइप में डिवाइड करके रखा हुआ है। अभी 3 मतलब क्या? मतलब वो जो 3 मतलब अब यहाँ पे आप बोल सकते हो 3 इज लाइक, मतलब ये लोग ने डिवाइड किया हुआ है, लाइक क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये लोग का जनरेशन में ये लोग ने 3 चीज को डिवाइड करके रखा हुआ है बिजनेस साइकिल्स में, आप बोल सकते हो। मतलब प्रेजेंटेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, डेटाबेस लेयर होता है। मतलब प्रेजेंटेशन लेयर मतलब आप बोल सकते हो कि क्लाइंट का लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर मतलब बिजनेस का लॉजिक टायर क्या रहेगा, डेटाबेस मतलब हम लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है उसको, प्रेजेंटेशन मालूम पड़ेगा उसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए डेटाबेस क्या है मेरा, वो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको हर एक चीज बताई हुई है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग है, कॉस्ट एसेट अकाउंटिंग है। मतलब एसएपी ने इतने सारे डिपार्टमेंट्स को बनाया है, ये लोग का जो है वो हर एक चीज के लिए है। ओके, अभी इसमें से आपकी कंपनी को क्या रिक्वायर्ड है वो आप ले सकते हो। अभी एसएपी ने इतने सारे तो बना के रखे हुए, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, प्लांट मैनेजर है, प्रोजेक्ट सिस्टम है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, मटेरियल मैनेजमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है। तो एसएपी के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अभी आपकी कंपनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो आप बोलो,
क्योंकि हमारे पास ऐसे कंसल्टेंसी है, वो आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के देंगे, ये सब आपके काम का नहीं है। ओके अभी आप बोलोगे ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, एसएपी एजी कंपनी जो है हैविंग अ फुल पैकेज ईआरपी, उन लोगों ने बना लिया अपने डिफरेंट मॉड्यूल के हिसाब से, हर डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्लोबली। अभी आपकी कंपनी के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल से मेरी कंपनी है, वो एसएपी यूज करना चाहती है, एसएपी का ईआरपी लेना चाहती है, बट मेरे लिए ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग का ही पार्ट है सिर्फ इम्पोर्टेंट, तो हम दोनों ही लेंगे, फाइनेंशियलिंग मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हो। ओके तो उस तरह से है वो, आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो आप ले सकते हो। देखो अभी एसएपी पैकेज तो आपके लिए मतलब अभी आपके एसएपी पैकेज इज रेडी फॉर यूज, राइट, ग्लोबली रेडी है ये तो आपका एसएपी पैकेज, लेकिन ये कंपनी है, कोको कोला कंपनी है, उसको अगर ईआरपी पैकेज चाहिए तो उसमें कुछ उसको प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसको, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपका पैकेज तो इतना बड़ा है ना, आपने पैकेज बनाया है वो समझ में आया, उसमें आपने एसेट अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग पार्ट है, एसेट पार्ट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, उसमें मैं कौन सा पार्ट लूँ, उसको मैं कस्टमाइज कैसे करूँ, क्योंकि मुझे वो कंपनी में सिर्फ थोड़ा ही रिक्वायरमेंट है, हर चीज रिक्वायरमेंट नहीं है ना, थोड़ा ही रिक्वायरमेंट है, तो वो मैं कैसे करूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसएपी का एक सपोर्ट होता है, आईटी आईटी जो होते हैं वो सपोर्ट वाले होते हैं। ओके तो वो आपको हेल्प करेंगे, आपके हिसाब से वो लोग कस्टमाइज करके देंगे, मतलब जो जो आपकी कंपनी को रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम लोग बना के देते हैं, समझा। ओके लेट्स टेक एग्जांपल ओवर हियर कि एक कंपनी है, कोको कोला कंपनी है, ये कोको कोला कंपनी का एक एम्प्लॉई है। अभी वो क्या करेगा, एसएपी सपोर्ट के इसमें जा रहा है और वो जाके उनको बोल रहा है कि मुझे एसएपी का मॉड्यूल्स चाहिए, डिजाइन करके दीजिए। तो अभी एसएपी सपोर्ट वाला ओके ठीक है, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मतलब उन्होंने लिख के लिया कि हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट डे एसएपी सपोर्ट से एक पर्सन कोको कोला कंपनी में जाएगा और जाके क्या करेगा, जो जो रिक्वायरमेंट्स है, गेट द इंफॉर्मेशन या फिर गेट द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कंपनी, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एसएपी से, वो हम लोग को उसको कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन हम लोग वो कलेक्ट करेंगे। ओके जिसे हम लोग ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, अभी वो कलेक्ट करने के बाद हम लोग को उसके हिसाब से एसएपी का पैकेज बनाना पड़ेगा। तो हमारा एसएपी का सपोर्ट सिस्टम का जो बंदा है सपोर्ट के इधर से, वो क्या करेगा, वो बंदा यहाँ से निकल के ईआरपी पैकेज में जाएगा, उसके हिसाब से वो कस्टमाइज करेगा, जो जो रिक्वायरमेंट है ना वो वाला कंपनी के हिसाब से हम लोग को कस्टमाइज करना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल से कस्टमाइज भी हो गया, बट कोको कोला कंपनी को इस आता है क्या पहले से एसएपी, नहीं, हमारे लिए नया है ना, कस्टमाइज करके लिया, तो सिखाएगा कौन, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो क्या होगा, सपोर्ट सिस्टम जो सपोर्ट वाला है वो उसका एक पर्सन जाएगा और वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए असाप मेथोडोलॉजी का लैंग्वेज यूज किया है लोगों ने, तो वो आना भी तो चाहिए, अपने लैंग्वेज में समझ में तो आना चाहिए, तो वो लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके तो ये जो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपको समझ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको बताया है व्हाट इज एसएपी फीको मॉड्यूल। फीको को मैंने यहाँ पे दो चीज में डिवाइड कर दिया है, एक एफआई है और एक कंट्रोलिंग का सीओ है। एफआई इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सीओ इज कंट्रोलिंग, दोनों को साथ में कर दोगे, दैट इज दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे, तो उसका बनता है एसएपी का फीको मॉड्यूल। ओके अभी आपको एसएपी मॉड्यूल्स में क्या क्या पढ़ना है, एसएपी के मॉड्यूल्स के अंदर अकाउंट रिसीवेबल है, पेएबल है, जनरल लेजर अकाउंटिंग है, एसेट अकाउंटिंग है, कंसल्टेशन वाला पार्ट है, ट्रैवल मैनेजमेंट का पार्ट है, बैंक अकाउंटिंग है, फंड ट्रांसफर या फंड मैनेजमेंट का कोई पार्ट रहेगा, तो वो सब चीजें आती है, कवर अप होती है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो रहेगा इन्फॉर्मेशन। कंट्रोलिंग पार्ट में आप बोल सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है, कॉस्ट सेंटर कैसा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा मेरा, ऑर्डर्स देना है या नहीं देना है, कॉस्ट का एलिमिनेट्स कैसे करेंगे हम लोग, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। ओके सो यहाँ पे आपको समझ में आया कि फीको मॉड्यूल्स क्या है। ओके सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द प्रैक्टिकल पार्ट। आपको ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, पूरा थियोरी मैंने कवर अप कर लिया कि रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग क्या है, ईआरपी को क्यों लाया, ईआरपी एक्चुअली ये है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, पहले तो आप ये समझ लो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। SAP is a software that track and management in the real time, you can say सेल्स परचेज फाइनेंसिंग वगैरह जो रहेगा वो सब चीजें यहाँ पे आती है, जो मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन या नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो आप वहाँ पे ले सकते हो। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज वगैरह जो यहाँ पे मैंने आपको इसके पहले में बताया था वैब लैंग्वेज के बारे में, वो सब चीजें यहाँ पे फोर्थ लैंग्वेज के बारे में आ जाता है। ओके तो विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।